नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी तक आप लोगों ने जो देखा है हमने आपने वो उसको अंत मत समझिए। वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब बीजेपी का अगला निशाना, अगला उनका लक्ष्य जो है वो शरद पवार के घर में घुसकर जो है हमला करने का है। शरद पवार की राजनीति को पूरी तरह से 2024 तक ख़त्म कर देने का है। शरद पवार जिन्होंने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बनवाई, जिन्होंने उद्धव ठाकरे को आसरा दिया, उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग होकर 2019 में जनादेश मिलने के बावजूद अगर जा पाए, सरकार बना पाए, मुख्यमंत्री बन पाए तो केवल शरद पवार की वजह से। तो आप देखिए कि क्या क्या किया है बीजेपी ने इन 2.5-3 सालों में। पहले उद्धव ठाकरे पैदल हो गए, मुख्यमंत्री पद गया। राजनीति में पद आता जाता रहता है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब तो राजनीतिक अस्तित्व पर संकट है और जो जो खिलाड़ी थे इसमें आप देखते जाइए, इस पूरे खेल में जितने खिलाड़ी हैं उन सब का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है। और मैं बात कर रहा हूं तो ये तीनों पार्टियों की बात कर रहा हूं, इनके नेताओं की बात कर रहा हूं। संजय राउत जो उद्धव सेना में शरद पवार के मोल थे, भेदिया थे, उनका हाल आप देख रहे हैं। कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, कल यानी सोमवार को अदालत ने उनकी रिमांड 22 तारीख तक बढ़ा दी। 22 तारीख तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। उसके बाद उनका जेल जाना तय है। उनका जेल से निकलना तय नहीं है। निकलेंगे, कब निकलेंगे, कितने साल बाद निकलेंगे, ये तय नहीं है। सज़ा होनी है। समस्या क्या हुई, ये लूट के माल के बंटवारे में ये सब हुआ। जो लूट का माल था, इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार से कमाया था, उसमें जो सब शामिल थे जितने लोग, उनमें बंटवारे को लेकर जो है झगड़ा हो गया। वही होता है कि कोई एक उनमें से होता है जो सब हड़प लेना चाहता है। संजय राउत ऐसे ही थे। तो प्रवीण राउत और स्वप्निल पाटकर जो है, इन दोनों ने विद्रोह कर दिया तो ये विसिल ब्लोअर बन गए। ये ईडी के पास चले गए। सारे कागज़ प्रॉपर्टी के जितने संजय राउत की बेनामी प्रॉपर्टी है उसके कागज़ ईडी के पास पहुंच गए हैं। तो इसलिए इसी आधार पर कह रहा हूं कि संजय राउत का अब बाहर आना बहुत ही कठिन है और लगभग इसे असंभव मानिए। 2024 के चुनाव में संजय राउत उद्धव सेना के साथ नहीं होंगे। वो शरद पवार के भी किसी काम के नहीं रह गए, बल्कि यूँ कहें कि वो किसी भी पार्टी के या नेता के काम के नहीं रह गए, दागी हो गए हैं। अब वो जब निकलेंगे तो पहली चीज़ तो ये होगी, जैसे ही सज़ा होगी अभी, वैसे ही उनकी राज्यसभा की सदस्यता जाएगी। उसके बाद उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो वो राजनीति से समझिए उनका संन्यास हो चुका है। तो इसलिए कम से कम चुनावी राजनीति से, बाकी शिवसेना बाहर निकलकर हो सकता है फिर कुछ साल बाद शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसके संपादक बन जाए। अभी उन्होंने चालाकी की है। ऐसा आरोप है कि शायद उन्होंने जेल से शिवसेना में छपने वाला एडिटोरियल लिखकर भेजा है। ईडी इसकी भी जांच कर रही है। इसमें भी कई लोग फंसेंगे। लेकिन मैं बात शरद पवार की कर रहा था। शरद पवार ने ये पंगा लिया। पहला जो मामला हुआ, शरद पवार को जब 2019 में चुनाव के समय ईडी का समन गया, जिस तरह का रवैया उन्होंने दिखाया, जिस तरह से प्रधानमंत्री पर हमला किया, बीजेपी पर हमला किया। देखिए, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। शरद पवार आकंठ डूबे हुए हैं, उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों में। ऐसे में दूसरों पर हमला करना, ये उसका क्या नतीजा हो सकता है वो सामने आ रहा है। तो उन्होंने पहली बात तो जो ये MVA बनाया महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, वो अब छिन्न भिन्न हो चुका है। औपचारिक रूप से उसकी घोषणा भले न हुई हो, लेकिन उद्धव ठाकरे का चुनाव में क्या हश्र होगा, इसका इंडिकेशन अभी जो रूरल एरिया का चुनाव हुआ है उससे मिल गया है कि एकनाथ शिंदे से भी छोटी पार्टी हो गए हैं। तो अब उद्धव ठाकरे के लिए फिर से शिवसेना को खड़ा करना इतनी बड़ी चुनौती है जिसका वो सामना शायद जीवन भर कभी कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात, शरद पवार का सारा जो तंत्र था, जो महल था, जो खड़ा था,
राजनीति का, अर्थतंत्र का, भ्रष्टाचार का, लोगों को ओबलाइज करने का, उसका सबसे बड़ा साधन था कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स में एक के बाद एक जिस तरह से सरकार ने कानून में बदलाव किया है, उससे शरद पवार की आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अब कोऑपरेटिव के जरिए उनको जो फ़ायदा होता था राजनीतिक और आर्थिक, दोनों के रास्ते बंद हो गए। अब गांव से किसान भी इन समितियों के चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे, इससे और ज़्यादा परेशान है शरद पवार। कोऑपरेटिव्स में जिस तरह के बदलाव सरकार ने पिछले 2019 के बाद से किए हैं, जब से ये नया मंत्रालय बना और इसका प्रभार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिला, तब से लगातार बदलाव हो रहे हैं। और उन बदलावों का असर ये है कि शरद पवार की ताकत लगातार घटती जा रही है और उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है। उनकी बेटी राजनीतिक रूप से अभी किसी ज़मीन पर खड़ी नहीं हो पाई है और भतीजा कब एकनाथ शिंदे बन जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो इस माहौल में हैं शरद पवार और उनका परिवार। ऐसे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 16 से 18 अगस्त के बीच में बारामती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम बनाया है कि लोकसभा की 144 सीट्स हैं, जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी बहुत कमज़ोर थी, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अभी से काम शुरू हो गया है। तो काम का एक उसका जो पक्ष है कि केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री, बड़े पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी ये इन चुनाव क्षेत्रों में जाएंगे और 2 रात बिताएंगे। वहाँ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, संगठन के दूसरे लोगों से मिलेंगे, पदाधिकारियों से, आम लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्या जानेंगे, क्यों समस्या हो रही, उनको क्या समस्या जो है उसका निदान कैसे हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। उसका एक फीडबैक का सिस्टम तैयार होगा, फिर उसके रिड्रेसल का सिस्टम तैयार होगा कि जो परेशानी है उसको दूर कैसे किया जा सकता है। जहाँ जिन राज्यों में राज्य सरकार है वहाँ पर राज्य सरकार के माध्यम से, जहाँ नहीं है वहाँ केंद्र सरकार के माध्यम से, जितना भी जो भी हो सकता है। अगर उस इलाके का विधायक है या सांसद है तो उसके जरिए। तो ये जो ग्रीवांस रिड्रेसल का, लोगों की शिकायत, लोगों की परेशानी दूर करने का अभियान चल रहा है, इसका फ़ायदा निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बीजेपी को होगा। तो ये जो 144 लोकसभा सीट्स हैं, इनमें से 16 महाराष्ट्र में आती हैं और उनमें बारामती भी एक है, जहां से सुप्रिया सुले सांसद है। सुप्रिया सुले पिछला चुनाव बड़ी मुश्किल से जीती थी 70,000 वोट से। 70,000 वोट का मार्जिन लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा मार्जिन नहीं होता, जबकि ये पवार का अभेद्य किला माना जाता है। पवार का ही नहीं, पूरे शरद पवार परिवार का, यही उनका घर है, यहीं से राजनीति शुरू हुई, यहीं से सब कुछ बना, यहीं से जो है उनकी धाक पूरे महाराष्ट्र में जमी। इसी गढ़ को निशाना बनाया है बीजेपी ने। हालांकि ये जो उसका कार्यक्रम है उसमें एक थोड़ी सी समस्या आ गई थी। एकनाथ शिंदे गुट के जो सांसद हैं उनमें थोड़ी चिंता हो गई थी, क्योंकि ये जो 16 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में, इनमें कई सीटें ऐसी हैं जिन पर शिवसेना के सांसद थे, वो अब आ गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ। उनमें से कई, जिन सीटों पर बीजेपी पिछले 6 महीने से काम कर रही थी, इन 16 सीटों में, उनमें एक सीट वो भी है जहां से एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अब स्पष्ट किया है कि जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ हैं, जो सांसद, उन पर, उन क्षेत्रों में बीजेपी काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारा गठबंधन है। तो उनकी शंका, उनकी परेशानी दूर करने के लिए बीजेपी की ओर से ये स्पष्टीकरण, ये सफाई, ये बयान आया है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जाना ये बड़ा संकेत है पवार के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा। और मामला केवल बारामती तक नहीं है। दूसरी सीट, पुणे ज़िले में 4 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से सिर्फ एक पुणे शहर की सीट जो है वो बीजेपी के पास है। बाकी 3 में से 2 सीटें हैं, बारामती और शिरूर, ये 2 जो हैं वो एनसीपी के पास है। पिछले चुनाव में सुप्रिया सुले को जो टक्कर दी थी वो महादेव हैं, राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेता, एक छोटी सी रीजनल पार्टी है, उसके नेता हैं, स्थानीय स्तर पर बहुत सक्रिय रहते हैं, बड़े लोकप्रिय हैं।
उन्होंने टक्कर दी थी, वो अब एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। इसलिए पवार परिवार के लिए संकट और गहरा गया है। सुप्रिया सुले का लोकसभा चुनाव हारना शरद पवार के लिए सबसे बड़ा धक्का होगा, और ये बात शरद पवार अच्छी तरह से समझते हैं, उनका पूरा परिवार समझता है। और इसकी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से कर रहे हैं। 2014 में भी, 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश थी कि बारामती से पवार परिवार का कब्जा ख़त्म किया जाए, और लगता है कि 2024 में शायद ये उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन केवल बारामती तक सीमित नहीं है बीजेपी की स्ट्रेटजी, शिरूर में भी। शिरूर में केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री रेणुका सिंह वो 2 दिन का प्रवास करेंगी। इस तरह से देश भर की 144 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय नेता 2-2 दिन का प्रवास करेंगे हर महीने लोकसभा चुनाव आने तक। ये है तैयारी बीजेपी की। विपक्ष में क्या हो रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कई वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसलिए विपक्ष की तैयारी की चर्चा तो तब करें जब कोई तैयारी हो रही हो। विपक्ष तो अभी घायल अवस्था में पड़ा है, और महाराष्ट्र की बात कर रहा था तो पूरी नहीं होगी कांग्रेस की बात किए बिना। कांग्रेस की हालत, मुझे लगता है देश में अगर कांग्रेस के महाराष्ट्र इकाई को आप एक पार्टी मान लें तो देश में किसी भी राजनीतिक दल की ऐसी दुर्दशा नहीं होगी जैसी महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की है। अभी आप देखते रहिए, बीएमसी के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी से भगदड़ मचेगी, कांग्रेस से निकलकर भागेंगे लोग, कोई एनसीपी में जाएगा, कोई जो है हो सकता है अपने चुनाव क्षेत्र की मजबूरी को देखते हुए एकनाथ शिंदे गुट में जाए। ज़्यादातर लोग आना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट, इसकी ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक ही चिंता की बात है, एक ही आलोचना का मुद्दा है कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ। ये भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट का जो गठबंधन है उसके लिए, उसकी छवि के लिए बहुत ख़राब बात हो रही है। ये मुद्दा एक बार पहले भी उठा चुका हूँ। अब ये इसकी वजह क्या है किसी को पता नहीं चल रहा। क्या एकनाथ शिंदे गुट में कुछ असंतोष है जिसको वो सुलझा नहीं पा रहे हैं, या बीजेपी और शिंदे गुट में कोई तालमेल, मतलब मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर नहीं बन पा रहा है? कारण क्या है किसी को पता नहीं। ये जरूर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जितनी जल्दी आप उम्मीद करते हैं उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन जो उम्मीद थी लोगों की मंत्रिमंडल का विस्तार तो अगले, मतलब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की शपथ के बाद अगले ही कुछ दिनों में हो जाना चाहिए था, लेकिन लगभग 1.25 महीने होने जा रहे हैं और अब भी तारीख कोई तय नहीं हुई है। तो ये बीजेपी और शिंदे गुट दोनों के लिए चिंता की बात है। लेकिन बाकी तैयारी के लिहाज से आप देखें तो शरद पवार के राजनीतिक सफ़र का, यानी चुनावी राजनीति के सफ़र का 2024 अंत हो सकता है। हो सकता है उनके परिवार का कोई व्यक्ति न जीते। मैं ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह की हालत में एनसीपी पहुँच गई है। देखिए, शरद पवार और ऐसे नेताओं और ऐसी पार्टियों की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो इनका आर्थिक तंत्र होता है। आर्थिक तंत्र एक बार टूट जाए, वो व्यवस्था अगर नष्ट हो जाए तो फिर इनके लिए संभल कर खड़े होना बहुत ही कठिन होता है, जो शरद पवार के साथ हो चुका है। तो इसलिए 2024 का चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरह से बदल देने वाला चुनाव होगा, इतना अभी से कहा जा सकता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।